जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी इस ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 2। ये अध्याय 2 होगा। अध्याय 2 वर्तनी। इससे पहले हमने अध्याय 1 पढ़ा था वर्णमाला। उसमें हमने स्वर व्यंजन को एकदम ज़्यादा डिटेल से जितना जैसा पूछता है क्वेश्चन में उसी प्रकार देखा है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आज वर्तनी। तो क्या होता है वर्तनी? लिखने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं, ठीक है। वर्तनी का संबंध उच्चारण से है। वर्तनी का आधार ही शब्दों उच्चारणों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम है। इसे हिज्जे या अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी में स्पेलिंग सीखा होगा ना, जैसे ही क्लास जाते होंगे तो मास्टर साहब बोलते होंगे कि इसका स्पेलिंग बताओ, इस मतलब का इस वर्ड का स्पेलिंग बताओ, स्कूल के स्पेलिंग बताओ। उसी प्रकार यदि स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाता है तो वर्ड गलत हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी में भी उसको बोलते हैं वर्तनी। आपको लिखते बोलते समय वो सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। वर्तनी का मतलब है किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ण को, किसी भी शब्द को बोलते या लिखते समय सही तरीके से बोलना, ये हमारा वर्तनी कहलाता है। यदि कोई क्वेश्चन एक लाइन में पूछा जाए तो ये होगा कि लिखने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का संबंध उच्चारण से होता है, सही बात है। वर्तनी का आधार ही उच्चारण है। शब्दों को वर्णों का सुनिश्चित क्रम, हिज्जे आदि अंग्रेजी का स्पेलिंग करना वर्तनी कहलाता है। जैसे मैं कुछ वर्ण लिख रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। ये लिखा मैंने वर्षा, तो क्या ये सही है? जो मैंने लिखा है वर्षा, क्या ये सही है? मैंने वर्षा पढ़ तो सही रहा हूँ लेकिन लिखा गलत हूँ। कैसे? ये देखिए, ये जो मात्रा है र की, ये हमेशा लास्ट में रहती है। ऐसा यदि किसी वर्ड में लास्ट का है तो वो हमेशा लास्ट में ही रहेगी। तो ये हमारी वर्तनी हो गई, ठीक है। उसके बाद है स्थाई, है ना, ये हो गया स्थाई। मैं क्या लिखा हूँ? आधा सा डबल, देखिए फिर से लिखता हूँ अच्छे से छोटे छोटे अक्षरों में। ये देखिए मैंने लिखना है स्थाई। अब देखिए मैं आधा सा के पहले ई का उच्चारण कर रहा हूँ, स्थाई। यदि बहुत लोग इसको बोलते हैं अस्थाई, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई बोलते हैं, तब वो अस्थाई नहीं होगा, ठीक है। या फिर बोलते हैं स्नान, स्नान, ये होगा स्नान। मतलब स के पहले ई का उच्चारण होना रहा है, तो ये सही है। हमारे स के पहले ई का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग स के पहले अ का उच्चारण करते हैं, जैसे स्नान, जबकि वो गलत है। तो इसी को बोलते हैं वर्तनी। यदि आप लिख कर भी गलत करेंगे या फिर उच्चारण में गलती करेंगे तो ये सब आपकी गलती होगी, इसको बोलेंगे वर्तनी। अब वर्तनी संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ होती है, उसको हम आज देखते हैं। पहला है वर्णों का लिखावट में सावधानी। आपको ख और र और व में लिखते समय सही होना चाहिए, है ना। आपका ख और र, कई बार ख और र एक साथ लिखा जाता है। जैसे ये देखिए, ये कई बार समझ नहीं आ रहा है कि ये ख है कि र है कि व है, ठीक है। तो इसमें आपको ठीक ठाक लिखना चाहिए। जैसे आप ख लिख रहे हैं तो पूरा आपका डंडा ऐसा जाए, ऐसा ख, और र लिख रहे हैं, र व लिख रहे हैं तो कुछ गैप करके ऐसा लिखें, ताकि पता चल जाए कि आप र व लिख रहे हैं कि ख लिख रहे हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे आप खाना लिखना चाहते हैं, ये खाना होगा आपका, खाना, ये स थोड़ा आगे होना ही चाहिए, इसका जो मात्रा है। अब इसी को आपको रवाना लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, रवाना, ये होगा आपका रवाना, ठीक है, ये होगा आपका रवाना। तो इसी प्रकार आपको ख और र में लिखते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा है घ को शिरोरेखा से जोड़ना चाहिए। पहले तो शिरोरेखा क्या होता है ये जान लीजिए। हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो उसके पहले उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं, और ये लाइन खींचना अनिवार्य है। भले ही हम लोग जैसे अभी कॉपी में लिखते हैं तो उसमें लाइन नहीं खींचते, बहुत सा लाइन को ब्रेक कर देते हैं या कुछ वर्डों में ही लाइन लिख के छोड़ देते हैं आगे में। पर नियम कहता है कि आपको इसको बोलते हैं शिरोरेखा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा राम, है ना, तो ऐसे ये सही है, न कि ये सही है, ठीक है। तो शिरोरेखा लिखना अनिवार्य है।
सिरोरेखा लिखना अनिवार्य है। अब घ को सिरोरेखा से जोड़ना चाहिए, घ को, लेकिन कुछ ऐसे वैसे वर्ण हैं जिसका ऊपरी हिस्सा घुमावदार होता है ना, उसको हम सिरोरेखा से नहीं जोड़ते। जैसे ध, इसको ऐसे लिखते हैं, थ इसको ऐसे लिखते हैं, थ जो है इस पे जाके नहीं टकराता, ये ऐसा लिखा जाता है। अक्षा ये इस प्रकार लिखा जाता है। हम अक्षा को इस प्रकार ऐसे नहीं लिखते हैं, छ को, ठीक है। और होता है हमारा अ को हम ऐसा ही लिखते हैं, हम अ को कभी भी ऐसा नहीं लिखते। तो ये सब लिखते समय आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में यदि इसी को पूछ दिया कि कौन सा वर्ण सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है, तो आप फंस जाओगे। तो ये इस संबंधी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं सिरोरेखा, यह है सिरोरेखा। और किस किस शब्द का ऊपर सिरोरेखा नहीं लगती, तो ध, थ, भ, श्र, श और अ, ठीक है। इन शब्दों के ऊपर शिरोरेखा आप जो गोल घुमावदार होते हैं ना, ऐसा ऊपर जाके जैसे घूम जाते हैं, इसमें आपको शिरोरेखा नहीं लगानी है, ठीक है। इसमें आपको शिरोरेखा नहीं लगानी है। अगला देखते हैं ढ और ढा का प्रयोग। ढ और ढा का प्रयोग हमने ये व्याकरण में पढ़ चुके हैं। ये ढ और ढ कहाँ से आया है, इसको हमने व्याकरण में पढ़ चुके हैं। इसका प्रयोग कर शब्दों का इसका प्रयोग है जो शब्दों के प्रारंभ नहीं होता। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इस शब्द का ऐसा लिखा हो, ठीक है। हमेशा ढक्कन ऐसा लिखा जाता है। इस जो नीचे डॉट वाला है, इसका उपयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता। इनका उपयोग शब्द के मध्य में या अंत में हो सकता है, ठीक है, लेकिन शब्द के प्रारंभ में इसका उपयोग कभी भी नहीं होगा। उसी तरह ये डमरू वाला, ठीक है। तो ये आप जैसे सड़क लिखते हैं, ये देखिए सड़क लिखते हैं। यदि आप सड़क लिखेंगे तो नीचे ये बिंदी लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ये ड़ है ना, सड़क, ड नहीं ड़ है। जैसे हम झंडा अलग लिखते हैं, सड़क अलग लिखते हैं। तो यदि आपको यहाँ लिखना है तो ये अनिवार्य है। इसमें भी आपको एक बात बता देता हूँ कि ये ढ़ और ढ का प्रयोग मात्र हिंदी में है ना। इसका अन्य भाषाओं में इसका उपयोग नहीं है। इसी को आपने सड़क लिख लिया, अभी देखिए आपने रोड लिख दिया, रोड हो गया, फिर कैसा हो गया ये रोड। अब बताइए मुझे, क्या नीचे बिंदी लगाना अनिवार्य है? मैंने अभी कहा कि ढ और ढ का उपयोग केवल हिंदी में ही होता है, केवल हिंदी में। तो ये रोड हमारा हिंदी शब्द थोड़ी ना है, ये तो इंग्लिश है रोड, जिसको मैंने देवनागरी भाषा में लिखा है, ठीक है, लिपि में लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा है हिंदी भाषा में। तो इसके नीचे ड़ नहीं लग, इसके नीचे छोटा सा बिंदी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। अगर हिंदी का वर्ड जैसे सड़क है, सड़क हमारा हिंदी है, तो मैंने सड़क में ड़ा लगाया है ऊपर और रोड में नहीं लगा। ये अंतर होता है। उच्चारण या लिखते समय आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा है श श श ह का प्रयोग। श स श और श का प्रयोग, मतलब तीनों श है, इसका प्रयोग कैसे आप करेंगे, ठीक है। ये तीनों श है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप जान लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। आपको पता है ना जीभ के आधार पर इसका कौन कौन सा होता है। जीभ के आधार पर जैसे ही मैंने जीभ बना दिया, ठीक है, तो ये वाला जो स है वो दंत श है, मैंने पढ़ाया है ना, इसका उच्चारण बताया है। और ये है मूर्धा श, ये आपका मूर्धा श है एम, ये दंत स है, और ये वाला होता है आपका तालु श, ठीक है, ये आपका तालु श है। आपको पता है ना कि मूर्धा हमारे बीच में होता है, नाक के नीचे वाले में, और उसके बाद दांत से ऊपर जो उसका जड़ के आसपास के हिस्सा को हम तालु बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग इसी प्रकार होता है, देख लीजिए, इसका उपयोग इस डायरेक्शन में होगा, पहले ये होगा, ये फिर ये। यदि एक ही शब्द में तीनों चीज़ आ रहे हैं, तीनों श आते हैं, तो आपको इस प्रकार उपयोग करना है, श श और ये श, स श और ये श, ऐसा, ठीक है। तो स के पहले ये तो मैं अगर तीनों एक साथ आए तब की बात बता दिया। देखिए स के पहले अगर आ जाए तो वह नहीं बदलता। चलिए ये आपको याद रहेगा इतना, ठीक है। इधर देखते हैं, स के पहले आ
हो तो स नहीं बदलता। ठीक है, देखिए पास, घास, विश्वास, ये वाला श बदल गया क्योंकि इसके पहले वी है, जबकि ये वाला स नहीं बदला क्योंकि इसके पहले अ या आ की मात्रा है। इतिहास, ठीक है, आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो तो वह श हो जाता है, अन्य श हो तो वह श हो जाता है। कौन सा? मूर्धा वाला श। ठीक है, ये मूर्धा वाला श बन जाता है। तो देखिए विषम, भूषण, धनुष, आभूषण। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। जैसे एक जीप बना लेंगे ऐसे तुरंत, ऐसे यहाँ पे स होता है, फिर यहाँ पे ये वाला श होता है, और ये मूर्धा। तो ये मूर्धा, ये है तालु, और ये है आपका दंत श, डी, दंत श। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ग के पहले श का प्रयोग किया जाता है। ट वर्ग के पहले, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, हमेशा आपने देखेंगे ट के पहले, ट वर्ग के पहले आधा श का प्रयोग हो जाता है। देखिए आधा श का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, री के बाद श का प्रयोग होता है। आपने हमेशा देखा होगा ऋषि, कृषि, वृष्टि, महर्षि। ये अब छोटी छोटी बात आपको याद रखनी चाहिए। च वर्ग के आने पर आपका श होता है। देखिए ट में मूर्धा श और च में तालु श। ठीक है, तो ये होगा निश्चित, निश्चल, निश्चय, निश्चित, निश्चल, निश्चय। तीनों श एक साथ आए तो मैंने बताया था जीव के अनुसार संश्लेषण। ये देखिए फिर से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये हो गया दंत स, ये है तालु श, और ये है मूर्धा श। ठीक है, देखिए यदि ये तीनों एक साथ आए तो कैसे होगा? तीनों एक साथ आए तो पहले ये पहले होगा, इस ऑर्डर में बताया था ना। तो देखिए ये वाला स पहले आया, फिर ये वाला श आया, फिर ये श आया। तो इसी प्रकार तीनों अगर एक साथ आए या फिर दो एक साथ आए तो इसी क्रम में इसका निश्चय होता है। ठीक है, जैसे यहाँ शीर्षक चालू हुआ था, शीर्षक यहाँ से यहाँ गया, फिर विशेष श से ऐसे आ गया, तो ये है। अब देखते हैं त वर्ग के साथ स का प्रयोग होता है। त वर्ग, देखिए ट के साथ हमारा होता था मूर्धा, ट के साथ होता था ये इस वाला श का, फिर च के साथ होता था हमारे इस श का। अब त के साथ आया है तो त के साथ हमारा होता है इस स का। ठीक है, इस स का उपयोग होता है। विस्तार, निस्तार, स्तर, स्थाई। ठीक है, चलिए अब तत्सम में श और तद्भव में श होता है। ये आपके तद्भव तत्सम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत में ज्यों कहते हो, जो संस्कृत के उसको हमने ज्यों कहते हो हिंदी में ले लिया। और तद्भव का मतलब है उसको, तद्भव मतलब उद्भव, वहाँ से कुछ बना है, उसको थोड़ा सा चेंज करके हमने हिंदी में लिया है। तो शूली, देखिए तत्सम में श का उपयोग और तद्भव में स। शूली, सूली, सूकर, सुअर, कैलाश, कैलाश, शाक, साख, ससुर, ससुर। ठीक है, ये होता है आपका संधि में। यदि इसके बाद हम संधि पढ़ने वाले हैं तो संधि में क ख ग, क ख, प फ, ट ठ के पूरे श का आधा श है ना, आधा श लग जाता है। जैसे निष्कपट, देख लीजिए नि धन कपट, तो ये हो जाता है निष्कपट, नि धन फल, निष्फल। तो ये आपके संधि में भी याद रखने लायक है। चलिए इसका आगे देखते हैं। अब आगे क्या है इसमें? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण है, एक से अधिक वर्ण से मिलकर बनने वाले को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब यहाँ हम कुछ देखने वाले हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त मतलब दो वर्णों से मिलकर बना हुआ। उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा वर्ण छोटा है, कौन सा बड़ा है, या उसमें कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है, ये दिक्कत होती है। तो व्यंजन या वर्ण के जब दूसरे वर्ण के साथ मिलता है, आधे वर्ण या व्यंजन जब दूसरे व्यंजन के साथ मिलकर बनता है, तब हम उसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण। उसको लिखते समय बहुत सावधानियाँ रखनी होती है। ठीक है, इन आधे वर्णों को जोड़कर लिखा जाता है, इसमें भूल होती है। ठीक है, इसमें भूल होती है और इसी में हम लोग गलती करते हैं। कुछ दोनों प्रकार के होते हैं, चलिए देख लेते हैं। कुछ तो दोनों प्रकार के होती हैं। तो पहला है गंगा। देखिए मैंने यहाँ गंगा लिखा है। गंगा, ये है आपका गंगा, ये है आपका गंगा। गंगा को मैंने ऐसा लिखा है और ऐसा भी लिखा है। एक में हमने ऊपर बिंदी लगा दिया है और दूसरा में अणा लगा दिया है, गंगा, है ना, ये है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सही है और
कौन सा गलत है। तो इसमें दोनों मानक रूप सही हैं। अब ये मानक रूप कैसे आया मैं भी ये आगे चल के आपको बताऊंगा कि पहले हम ऐसा लिखते थे गंगा, अब ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब उसी तरह है द्वारा, उसी प्रकार है द्वारा। तो हम द्वारा को कैसे लिख सकते हैं, द्वारा को कैसे लिख सकते हैं, तो ये द वा और रा, द्वारा, इस द्वारा को ऐसे लिख सकते हैं। और ये शुद्ध, शुद्ध है ना, ये द और ये ध, शुद्ध, ठीक है। ये संयुक्त रूप है। इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें दोनों प्रकार की चीज़ सही होते हैं। अब देखते हैं कुछ संयुक्त रूप को, फिर आपको आगे और समझ में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं द का कुछ संयुक्त रूप होता है, द का, है ना। द का कुछ संयुक्त रूप है, वो ये है द, ये द है, ये भी द है, ये भी द है, ये भी द है और ये भी द है। अब आपको पहचानना है कि इसमें जो संयुक्त जो है ना, ये किस किस से मिलकर बना है। तो अब पहले ये बना, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ तो थोड़ा आपको बड़ा दिखे, थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैं जूम कर रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये द है, ये द है, ठीक है, ये द है आपका। मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ इसका थोड़ा से। ये है आपका द और ये है आपका य। देखिए ये या जैसे दिख रहा है द और ये या है। उसी प्रकार ये डबल द है, ये द है और ये द है। ये नीचे व दिख रहा है ना, द्वा, तो ये द है और ये व है, ठीक है। उसी प्रकार का ये द है और ये भ है, ठीक। और इसके बाद ये द है और ये माँ है, द और माँ, ठीक। ये ऐसा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इसमें कौन से वर्णों से मिलकर बना है, ये कौन से शब्दों वर्णों से मिलकर बना है, तो आप इस प्रकार उसको बता सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि इसमें आधा कौन सा है। देखिए मैंने इसको खोल के लिखा है तो आधा आपको समझ में आ गया। इसमें द आधा है, यह पूरा है। इसमें द आधा है और एक जो बाद में द है वो पूरा है। इसमें जो द है वो आधा है और वह पूरा है। इसमें द आधा है, भ पूरा है। इसमें द आधा है, माँ पूरा है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, वैसे तो मैं अभी बता दिया तो आपको याद हो गया, लेकिन अब पहचानेंगे कैसे, तो इसको ये देखिए जो नीचे रहता है ना, जो नीचे जैसे ये व है, ये भ है, ये म है, ये म टाइप, देखिए हल्का म जैसे दिख रहा है ना, म, और ये द है और ये य है, ऐसा ये इस प्रकार से दिख रहा है ना द। फिर से बना कर दिखाता हूँ मैं, ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना, यह टाइप का, नीचे द है और ऊपर यह है। तो ये आप ऐसा ट्रिक लगाइएगा कि जो नीचे है ना वर्ड, ये जो वर्ड जो नीचे हैं भ और वह जो छोटा छोटा दिख रहा है, वो इनको सहारा दे रहा है इस द को, क्योंकि सहारा वही दे सकता है जो नीचे रहता है, ऊपर वाला सहारा नहीं देता। ऊपर वाला सहारा मांगता है। जैसे आप बचपन में कभी किसी इस पार से उस पार छलांग लगाए होंगे खेलते खेलते, तो क्या करते थे, एक बच्चे को नीचे बैठाते थे ऐसे और उसके ऊपर आप चढ़कर ऊपर जाते थे। तो जो नीचे बैठा है वो सहारा दे रहा है तो वो पूरा है, और जब वो जो ऊपर में है वो छोटा है। तो आपको ऐसा याद रखना चाहिए कि द, यहाँ पे द आधा है और यह पूरा है। अब हम इसी को लेकर चलते हैं, इसमें कुछ शब्द देखते हैं, है ना। तो ट्रिक क्या होगा, जो नीचे है जो सहारा दे रहा है, जो नीचे है जो सहारा दे रहा है ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को आधा समझेंगे और जो नीचे वाला है उसको हम पूरा मानेंगे। तो हम इसको समझते हैं विद्या, जैसे विद्या को ले लेते हैं, जैसे ये विद्या, ऐसे विद्या लिखते हैं ना, विद्या लिखते हैं। और इसी को अगर पूर्ण रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी, ये आधा आपका द आधा है और ये है आपका विद्या। विद्या ऐसे लिखाया जाता है, पर इसको संयुक्त रूप से लिखा जाता है ना। समय बचत और जगह बचत और या फिर नया हमारा वो आ गया है, नई सोच, उसकी वजह से ऐसा संयुक्त रूप लाया गया है। लेकिन मुझे तो यही ठीक लगता है, क्योंकि जब कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो इसका अलग से कोड रहता है और जो हमको याद नहीं रहता, तो हमें तो यही अच्छा लगता है विद्या ऐसा लिखना। अब इसको और ओपन करते हैं कि आपको तब पता चलेगा कि कौन सा पूरा है कौन सा आधा है। ये होता है व आधा है प्लस ई, ठीक है, प्लस द, ये तो आधा ही है, प्लस य प्लस आ। अब देखिए
ये बातें आपको संधि में समझ आएंगी कि मैं कौन सा आधा बोल रहा हूँ, कौन सा पूरा बोल रहा हूँ। तो देखिए, वर्ण हमेशा आधा रहता है, हमने पढ़ा है कि व्यंजन हमेशा आधा रहता है, उसको पूर्ण करने के लिए हमको स्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस व को पूर्ण कौन कर रहा है, ये ई कर रहा है, तो ये बन गया वी, ठीक है, वी बन गया। और ये द, इस द के लिए कोई आया क्या, कोई नहीं है, तो इस द के बाद तो सीधा आ गया व्यंजन, तो ये आधा रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है। और ये है हमारा यह, तो इस यह को ये आप पूरा कर रहा है, तो ये हो जाएगा विद्या। इस प्रकार आपको संधि विच्छेद भी करना है, वर्ड विच्छेद भी करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है विद्या। याद कैसे रखना है, जो नीचे है वो बड़का है, जो ऊपर है वो आधा है, ठीक है। जो सहारा देने वाला था वही बड़ा होता है ना, ये ऐसे आप याद रखेंगे तब ही याद हो पाएगा, बाकी आप याद नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे देखने में तो यही पूरा बड़ा दिख रहा है, देखने में तो यही पूरा द बड़ा दिख रहा है सभी में, लेकिन वो बड़ा नहीं है। उसको संयुक्त रूप में ऐसा लिखा गया है कि उसको जो नीचे जो बैठा हुआ झुक कर वो बड़ा है, और झुकने वाला ही बड़ा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आज का क्वेश्चन, आज का वीडियो लेंथ अधिक हो रहा है, तो हम अगले वीडियो में बाकी का चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चाहे वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।